हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का बिजनेस स्टडीज के आज के क्लास में, जहां हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू लेसन नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंध के सिद्धांत। जिसमें आज का क्लास जो है बाबू वो तीसरा क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने दो क्लासेस इस पे चैनल पे पहले से अपलोडेड हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने पहले उस वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपसे अपील करूंगा कि पहले उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को शुरुआत से समझने में मज़ा आता है, शुरुआत से ही चीज़ें समझ में आएगी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है और ये कैसे आया। आज हम लोग इस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए बाबू, वैज्ञानिक प्रबंध जो है वो F.W. टेलर की देन है। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जिनका जन्म 1856 में यूएसए अमेरिका में हुआ। ध्यान से समझिएगा आप बातों को कि वैज्ञानिक प्रबंध जो है वो F.W. टेलर की देन है। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जिनका जन्म 1856 में अमेरिका में हुआ। पेशे से ये एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और कार्य करने के दौरान इन्होंने जो परंपरागत प्रबंध था, यानी कि जो हेनरी फ्योल ने पहले से प्रतिपादित किया था प्रबंध के सिद्धांत, जो परंपरागत प्रबंध को उन्होंने बल में रखा था, उस पर जो है इन्होंने विश्लेषण किया और विश्लेषण करके इन्होंने एक अलग नीति अपनाई और एक नया प्रबंध का कार्य क्षेत्र हमारे सामने रखा। इनके अनुसार जो परंपरागत प्रबंध था उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता थी और उन सुधारों को करके और इन्होंने उसे लागू करने का प्रयास किया। आइए जानते हैं कि प्रबंध में वैज्ञानिक प्रबंध पहले क्या है। एक छोटा सा जीवन परिचय हमने आपको बता दिया कि इनका जन्म जो है वो 1856 में और मृत्यु 1915 में, यानी कि टोटल जो है 59 साल, 15 और 44, हाँ 59 साल इन्होंने जो है इस दुनिया में बिताए। लेकिन ये जब काम कर रहे थे एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, उस समय इनको प्रबंध में परामर्शदाता का पद भी मिला, जिसमें इन्होंने पहले से जो विधियां चली आ रही थी, जो हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित थी, हेनरी फ्योल ने जो प्रशासनिक प्रबंध प्रस्तुत किया था उसका अवलोकन किया और इन्होंने कहा कि भाई जो परंपरागत प्रबंध है उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है और इन्होंने एक नया प्रबंध का आविष्कार किया या जन्म दिया, जिसका नाम था वैज्ञानिक प्रबंध। अब थोड़ा सा समझते हैं बाबू वैज्ञानिक प्रबंध क्या है। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है वैज्ञानिक प्लस प्रबंध, यानी प्रबंध के क्षेत्र में विज्ञान के नियमों को लागू करना वैज्ञानिक प्रबंध था। यानी कि प्रबंध का जो भी कार्य था जो पहले से बिना वैज्ञानिक तरीके पर सामान्य तरीके से चला आ रहा था, उसमें उन्होंने परिवर्तन लाया। यानी कि प्रबंध के क्षेत्र में विज्ञान के तत्वों का समावेश करके एक ऐसा प्रबंध का निर्माण करना जो पहले से ज्यादा प्रभावी है, जो पहले से आसानी पूर्वक काम करा ले, इसे वैज्ञानिक प्रबंध कहा गया। और ये किसकी देन है? F.W. टेलर की। वैज्ञानिक प्रबंध जो है वो F.W. टेलर का देन था। देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध प्रबंधकीय समस्याओं को हल करने के निर्णय निर्धारण के वैज्ञानिक पद्धतियों के उपयोग को संबोधित करता है, बजाय अंगूठे के नियम का परीक्षण। यानी पहले से बाबू ध्यान दीजिएगा, ये डेफिनेशन के बजाय आप बड़ा ही सटीक डेफिनेशन लिख सकते हो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वैज्ञानिक प्रबंध, प्रबंध की एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रतिपादन F.W. टेलर ने किया। इस नियम के तहत या फिर वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत प्रबंधकीय कार्यों में विज्ञान का समावेश किया गया। यानी कि प्रबंध के जो भी कार्य थे उनको वैज्ञानिक आधार पर अवलोकन करके लागू किया गया, जिससे कि वे पहले से ज्यादा प्रभावी हो सके।
अब इस क्षेत्र में यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध के क्षेत्र में एफ.डब्ल्यू. टेलर ने 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जो पहले से हेनरी फ्योल ने 14 करके रखा हुआ था। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत दिए थे? 14 सिद्धांत। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था 14 सिद्धांत के बारे में। आज हम जानेंगे कि वैज्ञानिक प्रबंध के क्षेत्र में टेलर ने सिर्फ 4 सिद्धांत दिए। कौन कौन से सिद्धांत दिए बाबू? यहां आप देख रहे होंगे कि वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत है इनका विज्ञान न कि अंगूठा राज। यहां देखिए, विज्ञान न कि अंगूठा नियम, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। यानी कि इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने बताया कि जो भी वैज्ञानिक निर्णय हैं, जो भी जो भी प्रबंधकीय निर्णय हैं, जो भी प्रबंधकीय कार्य हैं, उनको सामान्य तौर पर ऐसे ही नहीं लेना है, ऐसे ही कार्यों को समाप्त नहीं करना है, बल्कि उसका वैज्ञानिक अध्ययन करना है। यानी कि विज्ञान का प्रयोग करके उसके लाभ या उसके दोष, इसको जानने के बाद ही उसको अप्लाई करना है। ऐसे नहीं कि पहले से ये चला आ रहा है तो हमको यही करना है। उन्होंने प्रबंध के क्षेत्र में पहला नियम दिया विज्ञान न कि अंगूठा नियम या अंगूठा राज, यानी कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। उन्होंने कहा कि प्रबंध के कार्य में या प्रबंध के क्षेत्र में विज्ञान का प्रयोग होना चाहिए। यानी कि जो भी कार्य हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए, विज्ञान को प्रयोग में लाकर और उनका अध्ययन करना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। इसके बाद दूसरा जो उनका नियम था बाबू, वो था मैत्री न कि मतभेद। ध्यान दीजिएगा, मैत्री न कि मतभेद, यानी हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। इसमें उन्होंने बताया कि जो प्रबंधक हैं, जो प्रबंध है व्यवसाय का, और जो कर्मचारी हैं, उनके बीच कुशल संबंध होना चाहिए। यानी कि उनके बीच मित्रवत संबंध होना चाहिए। जब तक प्रबंध और कर्मचारी आपस में संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक आप लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि संस्था में प्रबंधक या प्रबंध जो है और कर्मचारी जो हैं, उनके बीच का संबंध मित्रवत होना चाहिए। यानी कि वे लोग आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सकें, इस तरह का संबंध होना चाहिए। दोनों को ये लगना चाहिए कि प्रबंध को लगना चाहिए कि कर्मचारी उसके वेलफेयर में काम कर रहा है, और कर्मचारियों को लगना चाहिए कि प्रबंध भी उसके वेलफेयर में काम कर रहा है। यानी दोनों के बीच का जो संबंध है वो मित्रवत होना चाहिए। तीसरा उन्होंने दिया सहयोग न कि व्यक्तिवाद, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तीसरा सिद्धांत उन्होंने दिया कि जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले कर्मचारी और प्रबंध, ध्यान दीजिएगा, कर्मचारी और प्रबंध के बीच ही संघर्ष होता रहा है। तो यहां पे उन्होंने कहा कि दोनों लोग एक दूसरे का सहयोग करें। देखिए, आमतौर पे होता क्या है कि प्रबंधकों को यह लगता है कि कर्मचारी जो है वो बढ़िया से काम नहीं कर रहे हैं, वे काम से बचना चाह रहे हैं और बढ़िया से काम नहीं कर रहे हैं, अपना 100% नहीं दे रहे हैं। जबकि कर्मचारियों को यह लगता है कि प्रबंध उनका शोषण कर रहा है, उनसे काम ज्यादा करा रहा है और मजदूरी कम दे रहा है। तो दोनों ही लोगों के बीच की ये जो विडंबना है, इसको समाप्त करने पर बल दिया एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। उन्होंने कहा कि दोनों ही लोगों को यह समझना होगा कि दोनों ही लोग एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही लोगों का काम एक दूसरे से चलता है। तो यहां उन्होंने कहा कि आपस में इन लोगों का क्या होना चाहिए? सहयोग होना चाहिए। अगर व्यक्तिवाद पे जोर देंगे तो आप प्रबंध को सफल नहीं बना पाएंगे। इसके बाद जो चौथा है बाबू, प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम कार्य कुशलता व समृद्धि तक विकास, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। उन्होंने कहा कि संगठन में काम करने वाले जो भी लोग हैं, वो जिस तरह का भी काम करते हैं, उनको उनके कार्य के बारे में बेस्ट नॉलेज दिया जाए, उनकी कार्य क्षमता को विकसित करने का प्रयास किया जाए, जिसके लिए सेमिनार, प्रशिक्षण ये सब कराया जाए, जिससे कि वे अपने कार्य क्षमता का विस्तार कर सके।
यानी कि उस किसी भी व्यक्ति में, जिस व्यक्ति से आप जो भी काम लेते हैं, उस काम का भरपूर नॉलेज उसको दीजिए, उसमें दक्षता आनी चाहिए। क्योंकि जब वह दक्षता आएगा, जब वह उसका स्पेशलिस्ट बन जाएगा, तो वह आपके लिए अच्छा कार्य करके देगा, यानी आपको कार्य से कोई शिकायत नहीं रहेगी। तो इस तरह से बाबू चार ठो जो सिद्धांत हैं ये वैज्ञानिक प्रबंध के, इसको FW टेलर ने दिया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के चार सिद्धांत देने के बाद FW टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के क्षेत्र में कुछ तकनीकें बनाई, कुछ टेक्निक्स दिए कि अगर उन टेक्निक्स को फॉलो किया जाए तब प्रबंध का कार्य प्रभावी हो सकता है। एक प्रबंध के लिए बड़ा ही जरूरी हो जाता है इन तकनीकों को फॉलो करना, इन टेक्निक्स को जानना। आइए देखिए कौन कौन से टेक्निक्स दिए उन्होंने। जो है 9 गो तकनीक उन्होंने विकसित किया। देखिए बाबू, सबसे पहला है कार्यात्मक फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप। इसका मतलब क्या है थोड़ा समझिए। इस तकनीक के अंतर्गत टेलर ने कहा कि जब कर्मचारी काम करता है तो उसके ऊपर सुपरवाइजर एक होना चाहिए, एक पर्यवेक्षक होना चाहिए, जो इस बात की जांच करता रहे कि कर्मचारी कार्य सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर उसको काम के प्रति कुछ अज्ञानता है तो उसका मार्गदर्शन करे, और यदि वह काम से बचना चाहेगा तो वह पर्यवेक्षक के वजह से कार्य से बचेगा नहीं। यानी कि एक ऐसा इंटरकनेक्टेड रिलेशन बनाया पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर और कर्मचारियों के बीच में, जिससे कि कोई भी अपने कार्य से पीछे ना हटे। क्योंकि देखिए बाबू, कोई भी संस्था विकास तभी करेगी जब संस्था के सभी लोग मिलकर मेहनत करें। जैसे मान लीजिए कि हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, या हम लोग अपना ही उदाहरण ले लेते हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको हर एक छोटे बड़े पहलू, जैसे चैप्टर्स की थ्योरी, चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स, अकाउंट्स के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस, उसके ऑब्जेक्टिव सब कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। और आप हैं कि उसको टाइम पास की तरह ले रहे हैं, आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चले जा रहे हैं, ना नोट्स बना रहे हैं, ना सुन रहे हैं। हम इधर बताना शुरू कर रहे हैं, आप बतियाना शुरू कर रहे हैं, आपका बातें नहीं खत्म हो रहा है। आप लग रहा है जैसे कि थिएटर में बैठे हुए हैं। अभी इसी क्लास में चल रहा है, हई बतिया रही है, हऊ उससे बतिया रही है, हऊ बतिया रहा था। क्लास होता है ना, क्लास क्लास होता है बाबू। क्लास को डिसिप्लिन के साथ चलाया जाता है। अभी अनुशासन का सिद्धांत पढ़े हम लोगों को। इतना बढ़िया डिसिप्लिन है आप लोगों का कि जब यहाँ पढ़ाया जा रहा है उस समय आप लोगों को आपकी बातें याद आ रही है। अरे मुश्किल से पता है 45 मिनट 50 मिनट का एक एक लेक्चर क्लास है लगभग माना जाए तो, और उसमें भी आपको बात तो करना है। बाकी 23 घंटा क्या कर रहे हैं आप लोग? बाकी भी तो समय है, क्लास के बाद भी टाइम मिलता है, बैठ के बात कर लिया कीजिए। ऊपर लाइब्रेरी है, जाके उसमें बैठ के 1 घंटा बतिया लीजिए। तो कार्यात्मक फोरमैनशिप में क्या हुआ बाबू कि इस तरह का रिलेशन बनाया गया कि कर्मचारी जो काम करेंगे उनकी जांच फोरमैन से यानी कि पर्यवेक्षक लोगों से कराई जाए, जिससे कि कार्य में त्रुटि की संभावना कम हो जाए। दूसरा जो था वो है कार्य का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। ध्यान दीजिए, इस तकनीक के अंतर्गत क्या हुआ कि कार्यों को उनके लेवल के हिसाब से बांटा गया, कार्यों का प्रमाप निर्धारित किया गया। कौन से कार्य ज्यादा महत्वपूर्ण की श्रेणी में है, कौन से मिडिल में है, कौन से लोअर लेवल में है। यानी हर कार्य का एक मानक निर्धारित हुआ कि कौन सा कार्य किस श्रेणी का है, और वह कार्य जिस श्रेणी का होगा, जिस मानक के अंतर्गत, जिस प्रमाप के अंतर्गत उसको निर्धारित किया जाएगा, उसी तरह के व्यक्ति से उसको कराया जाएगा। इससे होगा क्या कि अगर बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो उसको अनुभवी व्यक्ति के साथ कराया जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई कार्य जो है वो हम लोग नए लोगों से भी करा सकते हैं। तो इस तरह से कार्यों का जो है स्टैंडर्डाइजेशन निर्धारित हो गया, कार्यों का स्टैंडर्ड निर्धारित हो गया कि कौन से कार्य किस लेवल के हैं। तो पहले कार्यों का आप जो है मानकीकरण कर लीजिए। तीसरा उन्होंने कहा कार्य का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क।
यानी उन्होंने कहा कि जो भी कार्य हैं पहले ये प्रयास किया जाए कि उन कार्यों को जो है बाबू वो क्या किया जाए, उन कार्यों को सरल बना दिया जाए जहां तक बनाया जा सकता है। यानी कि उन्होंने कहा कि जो भी कार्य हैं बाबू, जो भी कार्य हम लोग करा रहे हैं उन कार्यों को पहले आसान बनाया जाए। जो भी कार्य हैं उनको जितना इजी बनाया जा सकता है पहले उतना इजी बनाया जाए, जिससे कि कर्मचारियों को कार्य सही से समझ में आए और वे लोग सही से काम कर सके। कभी कभी क्या होता है ना बाबू कि आप लोग छोटी सी छोटी बात को भी देखते हैं बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड वे में प्रस्तुत किया जाता है। बात बहुत छोटी रहेगी लेकिन समझ में नहीं आएगी। अब वही बड़ी से बड़ी बात को अगर बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया जाए तो आसानी से समझ में आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि कार्य को पहले सरल बनाइए, जो भी कार्य हैं उनको इजी बनाया जाए। चौथा जो है वो है पद्धति अध्ययन। ध्यान दीजिएगा, यहां मेथड स्टडी, पद्धति अध्ययन में उन्होंने बताया कि बाबू प्रत्येक कार्य को करने की बहुत सारी विधियां होती हैं। प्रत्येक कार्य को करने के लिए हमारे पास बहुत सारी विधियां, बहुत सारे मेथड जो है वो उपलब्ध होते हैं और हम लोग क्या करते हैं उसमें से जो है सबसे बढ़िया मेथड को चुनते हैं। तो इस तकनीक के अंतर्गत उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य को करने की जो बहुत सारी तकनीकें हैं, जो बहुत सारी पद्धतियां हैं, जो बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से सर्वश्रेष्ठ का चयन किया जाए। किसका? सर्वश्रेष्ठ का। पांचवा है गति अध्ययन, मोशन स्टडी। देखिए इस मोशन स्टडी के अंतर्गत उन्होंने बताया कि प्रत्येक कार्य को करने के लिए जो कर्मचारी होते हैं उनको कार्य करने की एक निर्धारित गति होनी चाहिए। आवश्यकता से तीव्र या आवश्यकता से स्लो गति का अपनाना उचित नहीं है। जैसे अगर हम लोगों को कहीं जाना है और अगर हम दौड़ जाते हैं कुछ दूर तो हम हाफ जाते हैं, थक जाते हैं, और वही अगर पैदल नॉर्मल वे में चलते हैं तो लंबे दूरी तक जाते हैं। तो इसका मेन उद्देश्य यही था गति अध्ययन का कि काम करने की जो कर्मचारियों की गति है वह उनके अनुकूल होनी चाहिए, क्योंकि अगर तीव्र गति से काम करेंगे तो भी जल्दी थक जाएंगे और स्लो गति से काम करेंगे तो बाबू क्या होगा, संस्था का जो है या फिर प्रबंध का नुकसान होगा। तो उन्होंने बताया कि एक उचित गति, एक स्वस्थ व्यक्ति के कार्य क्षमता के हिसाब से एक उचित गति का निर्धारण होना चाहिए और उस गति के अनुरूप ही, उस गति के हिसाब से ही सारे कर्मचारी काम करेंगे। इसके बाद 6 नंबर समय अध्ययन। देखिए समय अध्ययन क्या है। समय अध्ययन के अंतर्गत एफ.डब्ल्यू. टेलर ने इस बात पे जोर दिया कि प्रत्येक कार्य को पूरा करने का एक निर्धारित समय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई कार्य दिया गया इसको करना है। जैसे देखिए समय का बड़ा इंपॉर्टेंस, हम लोग जो है अक्सर जो है जो ऑनलाइन क्लासेस है जो या फिर चैनल पे अपलोडेड क्लासेस हैं, इसको हम लोग क्या सोच के छोड़ते रहते हैं, बाबू अभी नहीं कुछ देर बाद तो देख लिया जाएगा, है ना चैनल पे ना है, पढ़ लिया जाएगा। एक बार नहीं समझ में आएगा तो 2 बार में पढ़ लिया जाएगा, फिर 15 मिनट पढ़े तब तक फिर कोई काम आ गया, अच्छा इसके बाद पढ़ लिया जाएगा। ये करते करते कई बार पढ़ना पड़ता है और कंप्लीट नहीं हो पाता है। लेकिन ऑफलाइन क्लास में इस बात का डर रहता है कि अभी अगर उसको नहीं समझेंगे तो फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो आपका जो आईक्यू लेवल है वो ऑफलाइन में ज्यादा एक्टिव रहता है, जबकि ऑनलाइन में क्या रहता है, आपके पास अल्टरनेट रहता है, विकल्प रहता है, तो आप जो है उसको बढ़िया से कवर नहीं कर पाते। तो यहां पे जो है समय अध्ययन में उन्होंने बताया कि प्रत्येक काम को करने का जो समय उचित होना चाहिए वही मिलना चाहिए, यानी समय भी ज्यादा या कम नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद जो है बाबू 7 नंबर है थकान अध्ययन, फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी, थकान अध्ययन जो है वो क्या कहता है कि फैटिग स्टडी में इस तकनीक के अंतर्गत उन्होंने बताया कि प्रत्येक कर्मचारी एक निश्चित समय तक काम करने के बाद थक जाता है।
क्योंकि मशीन तो है नहीं, मशीन है नहीं। अगर वह व्यक्ति है तो उसकी कार्य क्षमता जो है वो उतनी है जितना करने के बाद वो क्या हो जाएगा, थक जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि एक थका हुआ व्यक्ति का कार्य क्षमता घट जाता है। एक थके हुए व्यक्ति का कार्य क्षमता क्या होता है, घट जाता है। जिस एनर्जी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं किसी कार्य को और ज्यादा देर तक जब काम कंटिन्यू करते रहते हैं तो वो एनर्जी कम होने लगती है कि नहीं होने लगती है, होने लगती है। तब टेलर ने कहा कि थकान अध्ययन किया जाए, यानी कर्मचारियों को उतने देर तक ही काम कराया जाए जिसमें उनको थकान ना हो, क्योंकि अगर वो थक जाएंगे और थकने के बाद उनसे काम लिया जाएगा तो वह अपनी योग्यता के अनुरूप परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। तो एक निश्चित समय निर्धारित किया जाए जितने समय तक कर्मचारियों की कार्य क्षमता का उपयोग किया जा सकता है और वे थके नहीं, क्योंकि थकने के बाद कार्य क्षमता क्या होती है, घट जाती है। अगला है विभेदक टुकड़ा मजदूरी प्रणाली, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ध्यान दीजिए ये क्या कहता है। इस पद्धति के अंतर्गत टेलर ने कहा कि संस्था में काम करने वाले लोगों की मजदूरी अलग अलग होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा अलग अलग का संदर्भ क्या है कि अगर कोई मान लीजिए कि मैच्योर्ड व्यक्ति, स्पेशलाइज्ड व्यक्ति काम कर रहा है और कोई नौसिखुआ काम कर रहा है, नया नया आया हुआ है, आप दोनों को मजदूरी आप बराबर दीजिएगा तो जिस व्यक्ति के पास अनुभव है या जिसको कार्य की जानकारी है उसके साथ तो ये गलत हो रहा है। तो उन्होंने कहा, टेलर ने इस पे ध्यान जोर दिया कि जो जिस तरह का कर्मचारी है उसको मजदूरी उसी के हिसाब से दिया जाए जिससे कि किसी कर्मचारी का मनोबल टूटे नहीं। अगर कोई अनुभवी कर्मचारी है तो उसको थोड़े ज्यादा वेतन दिया जाए और नया सीखने वाले लोगों को थोड़ा कम दिया जाए। इससे ये होगा कि दोनों का आपस में सेटिस्फैक्शन बना रहेगा, दोनों लोग संतुष्ट रहेंगे और कार्य के प्रति इंटरेस्टेड रहेंगे। यानी उन्होंने कहा कि जिस तरह का कर्मचारी है मजदूरी उसी तरह की मिलनी चाहिए। विभेदक टुकड़ा मजदूरी प्रणाली। अब यहां आया बाबू 9 नंबर, मानसिक क्रांति, मेंटल रिवॉल्यूशन। मानसिक क्रांति इस तकनीक के अंतर्गत क्या होता है कि प्रबंध और कर्मचारियों के दिमाग को इस तरह से विकसित करने का प्रयास किया जाता है कि दोनों ही लोगों को ये लगे कि दोनों ही लोगों का एक दूसरे के बिना काम चलने वाला नहीं है और वे दोनों लोग एक दूसरे का इज्जत करें, सम्मान करें। क्योंकि अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया कि आम तौर पे प्रबंधक वर्ग को यह लगता है कि कर्मचारी बढ़िया से काम नहीं कर रहे हैं और कर्मचारियों को ही लगता है कि ये शोषण कर रहे हैं, हमसे ज्यादा काम लिया जा रहा है, मजदूरी कम दिया जा रहा है। तो इस मानसिक क्रांति का मेन मतलब यही है कि दोनों के दिमागी रूप को संतुलित करना। क्या करना? संतुलित करना। तो ये बाबू 9 ठो तकनीकें थी वैज्ञानिक प्रबंध में। जो आप लोगों ने तकनीकों को देखा 9 ठो था, इसको डील किया गया है नीचे। अब आपको यहां देखना होगा बाबू कि वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ अथवा गुण, लाभ और दोष को भी हम लोगों को देखना है वैज्ञानिक प्रबंध का। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ अथवा गुण। ध्यान दीजिएगा बाबू, सबसे पहले जो वैज्ञानिक प्रबंध एफडब्ल्यू टेलर ने लाया उसके लाभ कौन कौन से हैं और उसके दोष कौन कौन से हैं, हम लोगों को ये भी देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके प्रॉफिट क्या क्या रहे। तो देखिए, यह सरलीकरण और विशेषज्ञता के माध्यम से व्यवसाय की दक्षता में सुधार लाता है। ध्यान दीजिए, अभी हम लोगों ने देखा कि टेलर ने क्या कहा कि कार्य को सरल बनाया जाए। आप प्रत्येक व्यक्ति को स्पेशलिस्ट बनाया जाए, उसको कार्य की अच्छी से जानकारी दी जाए। तो दोनों से ही क्या होता है, व्यवसाय की स्थिति में सुधार आता है। एक तो हमने कार्य को आसान बना दिया और दूसरा आपको कार्य के बारे में बढ़िया से नॉलेज दिया, तो कार्य तो बढ़िया से होगा ही, संस्था ग्रोथ करेगी ही।
दूसरा, सभी प्रकार के अपव्यय को समाप्त करके उत्पादन लागत को कम करने में मदद करता है। जो फालतू खर्चे थे, जो जिनके बगैर काम चल सकता था, उन खर्चों को इसने हटा दिया और उत्पादन की जो लागत थी, जो प्रोडक्शन कॉस्ट था, उसको कम किया। क्योंकि इन्होंने कहा, क्या कहा था कि आप जो है अधिकतम उत्पादन करिए। टेलर ने कहा कि कभी भी उत्पादन कम मात्रा में मत कीजिए, ज्यादा मात्रा में करिएगा लागत कम आएगी, और कम मात्रा में करिएगा तो लागत ज्यादा आएगी। लागत में कमी आने के कारण फर्म बाजार में बड़े हिस्से पर कब्जा करने में सक्षम बनती है। ध्यान दीजिए कि जब लागत कम आएगी तो उसका विक्रय मूल्य भी कम होगा, और जब विक्रय मूल्य कम होगा और सेम क्वालिटी की वस्तु यदि आप कम दाम पे देते हैं तो लोग आपकी वस्तु यूज करेंगे, आपका बाजार पे, कस्टमर पे कब्जा बढ़ेगा, आपका व्यवसाय ग्रोथ करेगा। आपसी समझ और सहयोग से श्रमिकों एवं प्रबंध को करीब लाता है। देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध में मानसिक क्रांति, अभी हमने बताया ना, सहयोग न कि तदर्थवाद पे भी विचार किया हम लोगों ने, व्यक्तिवाद। इससे होता क्या है कि जो प्रबंध और श्रमिक के बीच का संघर्ष है, जो प्रबंध यानी हाई लेवल के अधिकारी जो हैं और जो कर्मचारी लोग हैं, उनके बीच का जो डिक्टेटरशिप था, तानाशाही था, संघर्ष था, लड़ाई थी, उसको समाप्त करने का प्रयास इसने किया और दोनों लोगों को करीब लाने का प्रयास किया। इसने बताने का प्रयास किया, वैज्ञानिक प्रबंध ने, कि दोनों ही लोग एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं, दोनों ही लोगों को एक दूसरे की जरूरत है। और जब ये बात समझ में आ जाएगी तो दोनों लोग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। यह श्रमिकों को उनके कौशल में सुधार के लिए अधिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। अभी हमने बताया कि इसमें क्या होता है कि जो भी कर्मचारी हैं उनको बेस्ट नॉलेज देने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि उनकी कार्य क्षमता क्या होती है, बढ़ती है, उनको कार्य का विशेष का नॉलेज मिलता है। यह श्रमिकों को विभेदक टुकड़ा दर प्रणाली के माध्यम से अधिक कमाई करने में सक्षम बनाता है। अब देखिए, ये जो आप अभी विभेदक या फिर टुकड़ा मजदूरी प्रणाली देखें, इसमें क्या हुआ कि जैसे जैसे आपको नॉलेज होगा, आपकी कार्य क्षमता अधिक होगी, आप स्पेशलिस्ट बनेंगे, तो आपकी मजदूरी बढ़ जाएगी और जो नए लोग होंगे उनकी कम रहेगी। तो आप खुद को जल्दी स्पेशलिस्ट बना के और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने पर जोर देंगे, क्योंकि उसमें आपकी मजदूरी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये था इसका लाभ। अब यहाँ हम लोग देखते हैं बाबू कि वैज्ञानिक प्रबंध के दोष कौन कौन से हैं या फिर अवगुण। अवगुण एक जगह नहीं है, क्या कहें। उसमें नहीं है ना। कोई को है। देखिए बाबू, अगर हम बात करें वैज्ञानिक प्रबंध के दोष अथवा अवगुण की, और नहीं है इसमें ना जी, इतना ही है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें सबसे पहली इसकी जो दोष था, सबसे पहले अगर पहले बात करें इसके विरोध का कारण या अवगुण या दोष, तो सबसे पहला था बाबू श्रमिकों द्वारा विरोध। ध्यान दीजिए, जब वैज्ञानिक प्रबंध आया तो सबसे पहले श्रमिकों ने इसका विरोध किया, क्योंकि देखिए कोई भी बदलाव होता है ना बाबू, तो उसको जो है विरोध झेलना पड़ता है। तो सबसे पहले, अब कर्मचारियों को पहले था मान लीजिए अपने हिसाब से काम करना, इसने अनुशासन ला दिया, काम के घंटे तय कर दिए, मजदूरी तय कर दिया, समय तय कर दिया, गति तय कर दिया, तो आप कार्य से तो बच नहीं सकते हैं। तो इसने सबसे पहले श्रमिक इसे विरोध किए, श्रमिक क्या किए, इसको विरोध किए। और श्रमिकों के दृष्टि से इसमें दोष जो पाए जाए, जो श्रमिक जो कर्मचारी होते हैं उनके हिसाब से इसमें कौन कौन से दोष मिले, तो सबसे पहला दोष इसमें मिला बाबू अधिक परिश्रम। अब चूंकि पहले तो आप कार्य से बच जाते थे, अब तो इसने सब कुछ व्यवस्था कर दिया, तो
तो इसमें अब परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा था, ये एक समस्या थी लोगों के लिए। अब जो बैठ के खाया है काम करना पड़ेगा तो दिक्कत तो होगा ना जी। दूसरा था कठोर नियंत्रण। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध में नियंत्रण पे ध्यान दिया, अनुशासन पे ध्यान दिया। तब पहले आपको कोई बोलने वाला नहीं हो और बाद में जब रोक टोक हो तो दिक्कत तो होगी। तीसरा है प्रमापीकरण तथा विशिष्टीकरण का प्रभाव। कार्यों का प्रभाव निर्धारित कर दिया गया और सबको स्पेशलिस्ट बनाने का प्रयास किया जाने लगा। तो अब मान लीजिए आप पर कोई अब लगे कि आपको पढ़ा, आप अभी 10 बरस कोई काम किए हैं, 11वें बरस में कोई आया और आपको आप ही के काम के बारे में जानकारी देने लगे कि इसको और बढ़िया से ऐसे किया जा सकता है, तो नहीं होता है कि तुम हमको क्या समझाएगा, इतना दिन से यही कर रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप जो कर रहे हैं उसके आप स्पेशलिस्ट हैं, हो सकता है नया बदलाव हो। मान लीजिए हम लोग भी तो बोर्ड पर पढ़ाते थे, व्हाइट बोर्ड, अब मार्कर से, और भाई डिजिटल बोर्ड आ गया तो मान लीजिए सीखना नहीं पड़ रहा है। अब कोई आके कहे कि डिजिटल बोर्ड पे ऐसे पढ़ाना, तो हम कहें कि अरे हम 15 साल से पढ़ा रहे हैं, तुम अब हमको सिखाएगा। 15 साल से डिजिटल बोर्ड पे नहीं ना पढ़ा रहे थे, 15 साल से कहाँ पढ़ा रहे थे, नॉर्मल बोर्ड पे मार्कर से। सब कुछ अलग अलग था। तो बाबू जैसे जैसे समय में बदलाव आता है, चेंजिंग आता है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। यहाँ वेतन का प्रश्न, फिर सैलरी वाली बात, विभेदक मजदूरी प्रणाली में क्या हुआ, सैलरी अलग अलग हो गई, तो ये भी समस्या थी लोगों के लिए। अब यहाँ एक चीज देखिए, स्वतंत्रता का हनन। स्वतंत्रता का हनन इन लोगों को लगने लगा का है, अब तो सुपरवाइजर नियुक्त हो गए। तो अब सुपरवाइजर कोई बैठा हुआ है, देख रहा है आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अब पहले आप अपने मर्जी से करते थे, तो थोड़ा सा स्वतंत्रता यहाँ पे खत्म हो रही है। क्योंकि यहाँ देखिए इसको डील करने में बताया है कि उसमें हर काम हर क्रिया नियमित रहती है, ऐसे में ऐसे करो, ऐसे खड़े हो, अब काम करो, अब आराम करो। ये सब जब लगातार सुपरवाइजर बोलेगा तो दिमाग पर असर पड़ेगा ना। कार्य के प्रति रुचि का अभाव। जब कार्य, देखिए किसी भी, अगर किसी व्यक्ति को आवश्यकता से ज्यादा ज्ञान दोगे ना तो सबसे बड़ा तुम्हारा ही दुश्मन बनेगा। किसी को बहुत ज्यादा प्यार करने लगो, बहुत ज्यादा उसका ख्याल रखने लगो, तो समझ लो कि सबसे पहला दुश्मनी तुम ही से होगा उसका। किसी का बहुत ज्यादा केयर करोगे ना तो सबसे पहले वो तुमको अपना दुश्मन समझेगा। तो इसलिए जो है इसको ध्यान में रखना होता है बिल्कुल, काहे कि बहुत ज्यादा केयर जो है, आवश्यकता से ज्यादा केयर भी जो है वो आपको जो है उसका दुश्मन बना देगा, उसका सोच बदल देगा आपके प्रति। शोषण का नया तरीका। शोषण का, कर्मचारियों को ये लगने लगा कि ये जो है वैज्ञानिक प्रबंध जो आया है इसमें हम लोग का शोषण हो रहा है। श्रम संघों का विरोध, जो श्रमिक वर्ग के जो यूनियन लीडर्स थे, जो संघ थे, उन्होंने इसका विरोध किया। निर्माताओं अथवा उत्पादकों द्वारा विरोध। अब देखिए बाबू, अभी तक तो कर्मचारी विरोध कर रहे थे, अब कौन विरोध कर रहा है, निर्माता अथवा उत्पादक, यानी कि जो निर्माता लोग हैं, जो मैन्युफैक्चरर लोग हैं, वे क्या विरोध कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। अत्यंत खर्चीली पद्धति। उन्होंने कहा कि भाई ये पद्धति बड़ी खर्चीली है, इसमें कोई वो काम कराना पड़ रहा है, कर्मचारियों को ट्रेनिंग दीजिए, सुपरवाइजर रखिए, डिसिप्लिन के लिए स्टाफ रखिए, खर्चा बढ़ रहा है। इन्होंने भी कहा कि स्वतंत्रता का हनन है। भाई मान लीजिए हर चीज में रोक टोक हो रहा है तो स्वतंत्रता का हनन इन्होंने भी माना। स्थिरता का अंत। इन्होंने कहा कि इसमें स्थिरता नहीं रह पाएगी, जब इस तरह का प्रेशर बनेगा तो या तो कर्मचारी बदलते रहेंगे ना तो प्रयोगशालाएं बदलती रहेंगी, कार्य क्षेत्र बदलता रहेगा। पूर्ण प्रमापीकरण संभव नहीं। इन्होंने कहा कि किसी भी कार्य को आप प्रमाप करने के लिए, प्रमापित करने के लिए कह रहे हो, ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से प्रमापीकरण संभव नहीं। मंदी में भार स्वरूप। अगर कभी व्यवसाय को मंदी का सामना करना पड़ रहा है तो उस समय इसका लोड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि खर्चा तो बढ़ा हुआ है। अगर उसके हिसाब से टर्नओवर नहीं हो रहा है, मंदी आ रही है, तो प्रेशर बढ़ेगा। प्रशिक्षित कर्मचारियों को प्राप्त करना सुलभ नहीं, यानी कि ट्रेंड कर्मचारी जल्दी मिलते नहीं है, क्योंकि कर्मचारियों को, वैज्ञानिक प्रबंध ने कहा कि कर्मचारियों को ट्रेंड कीजिए, कर्मचारियों को प्रशिक्षित कीजिए।
आज जब प्रशिक्षित का खर्चा आपको बचाना है तो आपको प्रशिक्षित लेना पड़ेगा पहले से, तो पहले से प्रशिक्षित आपको मिलेगा नहीं जल्दी। आपके हिसाब से अगर कोई काम करे तो पहले उसको सिखाना पड़ेगा ना। समन्वय की समस्या, इन्होंने कहा कि जो विभेदात्मक मजदूरी प्रणाली आपने लगा दिया तो इससे आपस में समन्वय कराने में बड़ा मुश्किल होगा। अन्य दोषों में है छोटी औद्योगिक इकाइयों के लिए अनुपयोगी वर्तमान व्यवस्था का भंग होना, विशाल पूंजी की आवश्यकता और पुनर्गठन के कारण बाधाएं। तो इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध के आने से एक तरफ बहुत अधिक लाभ हुआ तो दूसरे तरफ इसका विरोध भी हुआ। ऐसा नहीं है कि इसका विरोध नहीं हुआ, इसका विरोध भी किया गया, इसका विरोध भी किया गया। और इसका विरोध करने के बजाय भी वैज्ञानिक प्रबंध सफल रहा और अपने क्षेत्र में अपनी सेवाएं देकर प्रबंध को विकसित करने में काफी मदद किया। तो इस चैप्टर में शायद इतना ही है आप लोगों का, अब एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। और आई होप कि आप लोगों को पूरा चैप्टर जो है समझ में आया है, दोनों ही चैप्टर समझ में आए हैं। इस चैप्टर में कुल 3 क्लासेस बने हैं थ्योरी के। आप तीनों क्लासेस को देखिए और अपना नोट्स तैयार कीजिए। साथ ही साथ यदि आपको कुछ लगता है कि हाँ हमको ये डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हम तक अपना डाउट बताएं, उसको हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।